नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697060089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सारे लीडिंग गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं और न्यूज़पेपर्स होते हैं वहां से लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि आपके लिए स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस और जो आपका यूपीएससी, मेनली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको जरूर फॉलो कर लें और टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो आइए देखेंगे हम कौन से टॉपिक्स को आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर न्यूक्लियर जो आपका प्रोलिफरेशन है ना, परमाणु जो है अप्रसार बोलते हैं इसको। तो परमाणु हथियारों की जो होड़ लगी थी, जो आपका कोल्ड वॉर का एरा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, उस समय का संदर्भ है ये। तो इसमें अभी जब यूएस और जो अपना रशिया है उसके बीच में जब टेंशन हुई यूक्रेन वाले इशू को लेके, तो वहां पर देखा गया और उसी के दौरान जो है ये P5 जो कंट्रीज हैं उनका जो आपका परमानेंट मेंबरशिप है जिनके पास सुरक्षा परिषद की, उन्होंने मिलकर ये ज्वाइंटली जो है ये स्टेटमेंट वहां पे जारी किया कि भैया परमाणु प्रसार को रोकना आवश्यक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, इंपॉर्टेंट एरिया है, ये आप पेपर 2 में रख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ईडब्ल्यूएस कोटा नीट के पेपर के कारण ये न्यूज में था, पिटीशन लगी थी कि भैया जो 8 लाख रुपए की आपने बेल्ट बना रखी है इसका क्या आधार है, केवल आर्थिक आधार पर यहां पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वहां पर ओबीसी की क्रीमी लेयर की तरह आपने इसको कर दिया। तो इस तरीके की बातें हो रही थी, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट आया, वो देखेंगे हम लोग, पेपर 2 का पार्ट है। और इसके बाद डीआरडीओ का जो आपका यहां न्यूज रखी गई है, तो इसने अपना अभी स्थापना दिवस जो है वो मनाया है, इसलिए ये न्यूज में है, इसको देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है, 3rd पेपर में रख सकते हैं, साइंस एंड टेक का पार्ट है ये आपका। उसके बाद गिटहब की बात है, ये आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो इसके बारे में न्यूज है, ये आपका 3rd पेपर का पार्ट है। उसके बाद कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग, ये भी 3rd पेपर का पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा पहला यहां पर आर्टिकल है उसको देखने जा रहे हैं हम लोग, तो जीएस पेपर 2 में है। और अभी जो 5 आपकी ग्लोबल न्यूक्लियर पावर जो आपके देश है उन्होंने बोला है कि भैया जो परमाणु अप्रसार जो संधि थी आपकी, है ना, जो परमाणु अप्रसार संधि आपकी एनपीटी है उसकी रिव्यू की अब आवश्यकता है, क्योंकि देश में, विश्व में देशों के बीच में आपका परमाणु संघर्ष ना हो, उससे बचने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। अब समझिएगा कि इसको किस डोमेन में पढ़ना है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। जब हम कोल्ड वॉर का इंपैक्ट देखते हैं उसके अंदर जब उसको बाइफरकेट करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना वो आर्म रेस का आता है, मतलब शस्त्रों की दौड़। उस शस्त्रों की दौड़ में आप देखेंगे कि सबसे पहले 1945 यूएसए हो गया, ठीक है ना, न्यूक्लियर टेस्ट के संदर्भ में, है ना, उसने तो हमला ही कर दिया था जापान के ऊपर, उसने प्रयोग भी कर लिया। अब यहां पर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर, प्रभुत्व, मतलब शक्ति संघर्ष, शक्ति संतुलन का जो पक्ष है वो यूएस की तरफ झुक गया। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है ना, जिसके इंपैक्ट आपके सदियों तक रहते हैं, बहुत ज्यादा डिजास्टरस है, तो उसका उपयोग कोई भी देश अपने फायदे के लिए भी कर सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर दो ही जो आपकी शक्तियां थी उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिबेट चल रही थी आपकी, क्या, एक यूएस हो गया, एक यूएसएसआर हो गया। तो कैपिटलिस्ट अप्रोच और सोशलिस्ट अप्रोच के बीच में वहां पर आइडियोलॉजिकल वॉर था। तो इसी के संदर्भ में फिर 1949 में यूएसएसआर जो है न्यूक्लियर टेस्ट करता है, उसके बाद 1952 में ब्रिटेन करता है, 1960 में फ्रांस करता है और 1964 में चाइना करता है। कहने का मतलब क्या कि ये जो है लगातार शस्त्रों की दौड़ जो है, शस्त्रों की जो होड़ है, उसमें सभी जो आपकी पावरफुल कंट्रीज है वो यहां पर शामिल होती चली जाती है। इसके साथ ही जो आपका विश्व होता है वो बाइपोलर विश्व बन जाता है, जिसको द्विध्रुवीय बोलते हैं, मतलब शक्ति के दो आपके केंद्र, एक कौन,
यूएसए। दूसरा कौन? यूएसएसआर। तीसरा, यहां पर आप देखेंगे कि यूएनओ की जो आपकी प्रभाविता है वो धीरे धीरे कम हो रही थी, ठीक है ना। उसके साथ ही यहां पर नाम भी आता है, नाम के संदर्भ में आप लोगों को पता होगा कि जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इसकी एकता पे बल दिया गया, बजाय कि वो पूंजीवादी या साम्यवादी धड़े में शामिल हो, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप देखते होंगे कि जो आपका क्यूबन क्राइसिस होता है मिसाइल का 1960 के बाद, उसके बाद ही परमाणु हथियार जो आपके संपन्न राष्ट्र थे उनके मध्य युद्ध की संभावना रही नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो आपके पहले एक आदमी के पास न्यूक्लियर जो है आपके वेपन है, अब बहुत सारी कंट्रीज के पास हो जाएगा, तो उसमें युद्ध की संभावना कम होती जाएगी। अब इसमें दूसरा जो आपका यहां पर परिवर्तन देखा जाता है जिसको रीअप्रोचमेंट बोला जाता है यूएसए यूएसएसआर के संदर्भ में, तो सबसे पहले 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी लाया जाता है। उसके बाद एनपीटी जो है आपका वो लाया जाता है 1968 में साइन किया जाता है। उसके बाद साल्ट भी लाया जाता है जो स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी है आपकी 1972 को, और उसके बाद हेलसिंकी आपका कॉन्फ्रेंस भी होता है जिसमें यूएसए यूएसएसआर बोलते हैं कि भैया हम स्टेटस क्यू में रहेंगे, है ना। क्यू में जैसे क्यू वारंटी पढ़ते हैं ना आप लोग, तो जो स्थिति है उसी यथास्थिति को बनाए रखेंगे। इस तरीके से जो है पूरा डेवलपमेंट होता है। तो भैया ये जो आपकी न्यूक्लियर स्टेट हो जाएंगे, जो आपका पहले इन्होंने जिन्होंने कर लिया है टेस्ट, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया, ये लोग बोलेंगे कि जो नए देश हैं वो भैया न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। तो उसी के संदर्भ में अब दूसरे देश सोचेंगे कि भैया हम तो कमजोर रह जाएंगे, डेटरेंस वाली बात है ये आपकी। तो हमारे यहाँ 73-74 में जो है आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद 98 में होगा, और वो आवश्यक भी है राष्ट्रीय हित के संदर्भ में। तो वहां पर बैन वैन करने की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया जो आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट लेने वाले जो शुरुआती देश है पावरफुल, उन्होंने तो टेस्ट कर लिया, हम ना करें तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप इन चीजों को लेके इस तरीके के संदर्भ को पढ़ेंगे जब भी एनपीटी पढ़ रहे हैं, सीटीबीटी पढ़ रहे हैं। तो करंट में आप पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए अप्रोच अलग होगी, लेकिन मेंस में हमारे आंसर राइटिंग का ये आपका पैटर्न होगा। और कोल्ड वॉर से रिलेटेड, नैम से रिलेटेड एसेज भी जो है रेगुलर पूछे जाते हैं, आप पेपर देखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कहा गया, नॉर्मल सी कहानी है। तो भैया यहां पे बोला गया है इनके द्वारा जो है आपके परमानेंट मेंबर है जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उनमें चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, आपका ब्रिटेन है और आपका अमेरिका है। तो बोलते हैं कि भैया हम दृढ़ता से ये मानते हैं कि भविष्य में इन हथियारों का प्रसार होता जाना चाहिए। अब तो सबके पास है भाई साहब, नॉर्थ कोरिया के पास भी है ना, पाकिस्तान के पास भी, सबके पास है, दुष्ट राष्ट्रों के पास भी है, जिनको दुष्ट राष्ट्र की संज्ञा पॉलिटिकल साइंस में दी गई है। ये मेरे अपने पर्सनल किसी भी तरीके के सेंटेंस नहीं है। अब यहां पर ये बताते हैं कि इसके दूरगामी जो है क्या होते हैं, मतलब फार रीचिंग इसके क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं भैया, आप जापान में देख लीजिए, अभी तक उसका इंपैक्ट देखा जाता है ना। तो वो बोल रहे हैं कि इसका उद्देश्य जो है, अगर इस एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की, तो जो उसका यूज है ना वो आपका किसके लिए होना चाहिए, वेलफेयर के लिए होना चाहिए या रक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होनी चाहिए, है ना। इसमें जो है एग्रेशन नहीं होना चाहिए, डेटरेंस की बात कर रहे हैं। और ये जो है आपको इस तरीके से युद्ध की जो संभावना है उसको खत्म किया जाना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है व्हाइट हाउस का आया था। इसके बाद उन्होंने इसमें ये भी ऐड किया है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि इसका जो भी अनधिकृत जो यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, किसका, न्यूक्लियर पावर का, और जो अनपेक्षित उपयोग है उसको रोकने के लिए जो है नेशनल लेवल पे भी हर कंट्रीज को प्रयास करना चाहिए और उन प्रयासों को जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए। नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद बता रहे हैं कि 1970 में लागू हुआ है, लेकिन साइंड 1968 में हुआ था। कौन सा, एनपीटी की बात करें, बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसको जो है, इसमें ये बोला गया था, मतलब कि इसको रिव्यू करना है यहाँ पर, है ना, लेटेस्ट रिव्यू करना है यहाँ पर, ये बोला गया था यहाँ पर। तो पिछले साल 4 जनवरी को जो निर्धारित तिथि थी तो उसको बाद में जो है स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 के कारण। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये स्टेटमेंट आया कब था, तो आया तब था जब यूक्रेन के संदर्भ में, यूक्रेनियन बॉर्डर में जो है आपका वहां पर टेंशन हुई, तो रशिया और यूएस जो है आमने सामने आए, है ना। तो कोल्ड वॉर के बाद जो है ऐसा आमना सामना होने का जो है ये आपका दुर्लभ संदर्भ है, रेयर आपकी सिचुएशन है। तो उस समय जो है इस तरीके का स्टेटमेंट जो है जारी किया गया था। अब एनपीटी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो एनपीटी एक लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो प्रिवेंट करना, और जो भी आपका स्प्रेड हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स टेक्नोलॉजी, तो उसको रोकना था, प्रमोट करना था कॉपरेशन, किसमें, पीसफुल यूज करना भैया न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है ना। और फिर गोल ऐसा अचीव करना है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है। तो जिनने कर लिया था वो तो डिसआर्मामेंट कर नहीं रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें जो है इस संदर्भ में ये आपकी ट्रीटी लाई गई थी,
ठीक है। अब बताइएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी को रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, सुपरविजन मॉनिटरिंग के लिए कोई इंटरनेशनल एजेंसी है क्या? वो जो है आपकी IAEA है। तो उसके बारे में मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बताइएगा कि करती क्या है ये आपकी, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पे पॉइंट लिखा गया है कि ये ट्रीटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट, बाइंडिंग कमिटमेंट। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया। बताइए क्या इंडिया ने साइन किया है क्या इसको? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो ये मल्टीलैटरल ट्रीटी, बहुत सारे देश हैं इसमें, और इसका गोल क्या है? तो डिसआर्मामेंट है। किसके संदर्भ में? न्यूक्लियर वेपन, है ना, ठीक है। तो ये ठीक है आपका। इसके बाद जो यहां पर लिखा गया कि 68 में साइन किया गया, 70 में इंपैक्ट में आई है आपकी, है ना, फोर्स में आई है, ठीक है ना। और 11 मई 1995 से एक्सटेंड कर दिया गया इसको इंडेफिनिट टाइम के लिए, ठीक है। इसमें 191 स्टेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है ट्रीटी को, जिसमें 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। बताइए जरा 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में कौन कौन आते हैं? वही है आपका P5। उसके बाद जो EWS कोटा, उसके बारे में अभी गवर्नमेंट कमेटी जो थी उसने रिपोर्ट दिया सुप्रीम कोर्ट को, और उसने कहा कि इनकम जो है आपका फीजिबल क्राइटेरिया है डिफाइन करने के लिए EWS को सोसाइटी में, और जो एनुअल इनकम फैमिली की जो 8 लाख रुपए लिया गया है उसके लिए उसने बोला कि वो भी रीजनेबल है, उसको सही ठहराया। क्योंकि नीट के संदर्भ में यहां पर याचिका लगी थी कि भैया ये अतार्किक आधार है जिस पे आप 8 लाख की बेल्ट बना के रखे हो, ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में जो है आपका नौकरियों में जो और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है प्रवेश के संदर्भ में जो दिया जाता है रिजर्वेशन, तो उसके लिए इन जो आपके नॉर्म्स हैं उनको उन्होंने उचित ठहराया है। ये नॉर्मल सी कहानी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या है। तो इसमें सीधा सीधा उन्होंने बोला कमेटी ने कि भैया हम एग्री नहीं है, हम एग्री नहीं है कि जो केंद्र है उसने जो है मैकेनिकली अडॉप्ट कर लिया है इस नंबर को, 8 लाख को, ठीक है ना। क्योंकि ये ओबीसी क्रीमी लेयर के कट ऑफ के लिए भी ऐसा यूज किया गया था। पहला तर्क उन्होंने ये काटा। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि जो EWS के लिए जो नॉर्म्स हैं, इनकम का जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा जो है टफ बनाए गए हैं, मोर स्ट्रिंजेंट है देन ओबीसी क्रीमी लेयर। उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया जो सबसे पहले EWS का नॉर्म्स है वो उसमें क्या किया जाता है कि इसमें अगर नॉर्म्स को आपको फॉलो करना है तो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, मतलब आवेदन का जब वर्ष होगा तो उसके पहले का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उससे रिलेटेड है। जबकि आप ओबीसी को देखेंगे तो आपके कंसेक्यूटिव जो पिछले 3 साल होंगे उसमें ग्रॉस एनुअल इनकम पर बेस्ड होता है वो क्राइटेरिया, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो सेकंड चीज यहां पर बताया उन्होंने कि ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उसमें इनकम जो होती है उसमें सैलरी, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल जो भी आर्टिसनल प्रोफेशन है ना, उनको एक्सक्लूड किया गया। लेकिन EWS में आप देखेंगे तो सारे सोर्सेस को इंक्लूड किया गया, यहां तक कि कृषि से होने वाली आय को भी वहां पर क्या किया गया है? ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहां पर बैकग्राउंड बता रहे हैं, तो भैया बैकग्राउंड ये बता रहे हैं कि ये जो आपका रिपोर्ट है वो रिजल्टेंट है किसका? जो सुप्रीम कोर्ट में रिपीटेड जो आपके ग्रिलिंग चल रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ सिंस अक्टूबर, है ना, कि एक्सप्लेन करो भैया कि ये कैसे जो फिगर लिया है आपने 8 लाख एनुअल इनकम क्राइटेरिया का EWS के लिए, वो कैसे लिया है आपने जिसके तहत आप 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये मुद्दा उठा था नीट से, जो मेडिकल एडमिशन के लिए अपना ऑल इंडिया जो है आपका एंट्रेंस है उसमें, उसके संदर्भ में, ठीक है ना। तो उसके संदर्भ में आया है। अब इसकी पृष्ठभूमि बता रहे हैं यहां पर। तो यहां पर ये भी बोला जा रहा है कि ये जो है आपका सिग्निफिकेंट था सुप्रीम कोर्ट का जो क्वेरी था, जो आपका 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2019 में लाया गया 10%। इसमें बताइएगा कौन कौन से आर्टिकल जो है वो वहां पर संशोधन हुआ था आर्टिकल 15, 16 में, तो उसका क्लॉज में बताइएगा, है ना, कि कौन सा है सब क्लॉज, वो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला गया था कि ये उनके लिए अपने आप में चुनौती थी, क्योंकि वो निर्णय भी जो था वो आपका संवैधानिक बेंच का था, तो एक बड़ी बेंच के समक्ष जो है ये अपने आप चुनौती के अधीन था, है ना, कि जो इसमें आर्थिक मानदंड को एकमात्र आधार बनाया गया है वो आपका तार्किक है कि नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यहाँ पर, तो इसमें बताना है हमको DRDO के बारे में बताया गया। नॉर्मल सी चीज है, अभी इसने 64th नंबर का अपना DRDO दिवस को यहाँ पर क्या किया है? मनाया है 1 जनवरी 2022 को। अब DRDO करता क्या है? नाम से देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया प्रीमियर एजेंसी है किसके अंतर्गत? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसके अंदर? मिनिस्ट्री कौन सी आएगी? डिफेंस के अंतर्गत आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है ना। चार्ज विद द मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मिलिट्री से रिलेटेड जो भी R&D वगैरह है, तेजस देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिसाइलों के डेवलपमेंट में आप रेगुलर DRDO का नाम सुनते होंगे, पिनाका वगैरह भी। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है। इसको बनाया गया था 1958 में, एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। और किस लिए किया गया था? डिफेंस साइंस, और जो आपका साइंस से रिलेटेड, सीधी बात है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारा
जो सुरक्षा के आयाम है उससे संदर्भित कोई भी इक्विपमेंट बना रहे हैं, मिसाइल है, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो वो कौन बनाता है? मैक्सिमम जगह आप नाम देखेंगे डीआरडीओ का नाम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि 1958 में इसको जो है, जो आपका डीआरडीओ है, रक्षा विज्ञान संगठन है, और कुछ जो आपके टेक्निकल डेवलपमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको मिला के जो है डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था। ठीक है ना। इसका जो पहला मेजर प्रोडक्ट जो आपका प्रोजेक्ट था वो सरफेस टू एयर मिसाइल था। उसको जो है आपका प्रोजेक्ट इंडिगो के रूप में शुरुआत किया गया था 1960s में। अब जो हमने सेल्फ रिलायंस आपने देखा है मिसाइल टेक्नोलॉजी में और बहुत सारी चीजों में, आगे से आप देखेंगे आगे चल के तो जो आपका अब्दुल कलाम जी 1985 से जो हमारे यहाँ चालू करेंगे, तो मिसाइल में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमने बहुत ही जो है बहुत सारे लैंडमार्क्स को जो है अचीव किया है ना। और भारत का अपना नाम है ना। मंगल को देख लीजिए या किसी भी चीज को देख लीजिए, तो उसमें हमने बहुत ज्यादा जो है आज की डेट में जो डेवलपमेंट हासिल कर ली है ना, जो उत्कृष्टता हासिल कर ली, उसके पीछे यही सब इनपुट्स थे। तो सेल्फ रिलायंस के एस्पेक्ट में देखेंगे, सक्सेसफुल जो आपकी स्वदेशी विकास के संदर्भ में देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे, स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स का, और प्लेटफॉर्म जैसे कि अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया आपका, है ना, इन सीरीज की मिसाइल्स हो गई, है ना, जो आपका लाइट कॉम्बैट एयर का क्राफ्ट हो गया, तेजस है आपका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका है, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश है। तो ये वाइड, और उसके साथ ही बहुत वाइड रेंज है रडार की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की। तो ये सब में डेवलपमेंट में इनका अपना योगदान है ना। तो वहां पर बता रहे हैं कि यहां पर क्वांटम जंप देखा गया इंडिया की मिलिट्री के अंतर्गत, है ना, और जनरेट किया गया इफेक्टिव डेटरेंस। ये आपका क्या है, यही कीवर्ड है डेटरेंस। और प्रोवाइड किया गया क्रूशियल लेवरेज, है ना, बहुत सारा लाभ उससे मिला है। तो नॉर्मल सी चीज है, ये अपने से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है गिटहब के बारे में, तो रिसेंटली जो है ये आपका गिटहब जो है लिनक्स के अंतर्गत एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है, जो सर्विस जो है यूज करते हैं कई जो प्लेटफॉर्म है, किस लिए, क्रिएट और शेयर करने के लिए, है ना। जो अपना कोई प्रोडक्ट है उन्होंने बनाया, है ना, कोई चीज जो शेयर करना चाह रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, तो यहां पे शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है उनके ऊपर एक अभी आपत्तिजनक, मतलब महिला का यौन उत्पीड़न करने वाले आपत्तिजनक जो है आपका एक ऐप को बनाने और साझा करने के लिए उसका उपयोग किया गया है, ऐसा यहां पर कंटेक्स्ट आया है। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब उसके ऊपर उन्होंने बैन भी कर दिया है उसको। ठीक, अब की पॉइंट्स देखते हैं। तो भैया इस ऐप ने किया क्या, जो फोटोज थी वुमेन की उनको उन्होंने क्या किया, जो अब प्राइवेसी वाली फोटोज रही होंगी तो उनको उन्होंने स्टोलन किया, और उनके जो आपका सोशल मीडिया का ग्लव था, और इनवाइट किया यूजर्स को, है ना, टू मेक ऑफर्स फॉर देम, है ना। नॉर्मल सी चीज आप यहां पर देख रहे हैं कि कितना खतरनाक है ये साइबर जो आपका सिक्योरिटी है ना। राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा तो है ही, और यहां पर जो है हरासमेंट का भी होता है ना, सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह की भी केसेस आप देखते हैं, है ना। इससे रिलेटेड हमारे यहाँ जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए, आरंभ इनिशिएटिव वगैरह भी लिया गया है। ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि आईटी मिनिस्टर जो है हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बोला है गिटहब को जो है, मतलब क्या बोला उन्होंने, ये ज्ञात किया कि भैया उपयोगकर्ता को, जो आपका यूजर है उसको तो ब्लॉक कर दिया है गिटहब ने, है ना। गिटहब ने वहां पर क्या किया कि अवरुद्ध कर दिया। अब हमारे यहाँ सर्ट-इन जो है विशेषज्ञ एक निकाय है जिसको साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है ना। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है ना। तो निगरानी के लिए जो है उसको जो बोला है उन्होंने कि भैया एक हाई लेवल कमेटी बनाइए और छानबीन कर दिए, और जिन महिलाओं को भी इसके संदर्भ में निशाना बनाया गया है, जिनका जो है आपका हरासमेंट किया गया है, उनके संदर्भ में आप वहां पर बताइए कि क्या संज्ञान लिया जाएगा। और कई जगह जो है महिलाओं को जो निशाना बनाया गया उनके संदर्भ में प्राथमिकी जो शिकायत वगैरह कंप्लेंट, वो भी जो है दिल्ली और मुंबई पुलिस ने वहां पर दर्ज की है। अब ये गिटहब क्या है, तो गिटहब जो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन सोर्स जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, कोड को, है ना, और मतलब फॉर अदर्स टू व्यू, मॉडिफाई एंड मॉडिफाई, लोगों को देखने के लिए, है ना, वो वहां पर एक्सेस करा सकते हैं। तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म। अब गिटहब का आइडिया ये है कि कोई भी डेवलपर जो है वहां पर अपलोड कर सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर कोड और एप्लीकेशन, ठीक है ना, या आइडिया उस प्लेटफॉर्म में, ठीक है, और वो अपने वर्क को जो है इंप्रूव भी कर सकता है, डीबग भी कर सकता है, फिक्स इट भी कर सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई पब्लिक प्रोजेक्ट है, उसको देखा जा सकता है दूसरे के द्वारा भी इस प्लेटफॉर्म में। तो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म फीचर्स आर फ्री, तो यहाँ पर फ्री है क्योंकि ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है यूजर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लेकिन कोई कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पेड भी अकाउंट्स को वहां पर जो है यूज कर सकते हैं। मतलब उन लोगों ने अगर कोई अपना सॉफ्टवेयर या कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट अपलोड किया, तो अगर वो पेमेंट चाहते हैं तो वो अपना जो है पेमेंट वहां से ले सकते हैं, सशुल्क खातों का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि ये जो है आपका
सॉफ्टवेयर जो है आपका गिट जो है सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करता है ये प्लेटफॉर्म। इसको 2005 में लिनक्स जो आपका ट्रोवॉल्ट्स है उसके द्वारा बनाया गया था, है ना। और ये जो है आपका ट्रैक चेंजेस जो होते हैं, ट्रैक करता है चेंजेस को टू अ सेट ऑफ फाइल्स एंड टू कोऑर्डिनेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद कंप्लेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो भैया गिटहब ने क्या यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, तो रिमूव कर दिया है उस ऐप को, है ना। लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं बताया कि इसके प्रति जो है इस कार्य को अंजाम देने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं बताया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये गिटहब जो है ये इसकी जो ओल्ड पॉलिसीज हैं अगेंस्ट कंटेंट एंड बिहेवियर उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, है ना। तो उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया भैया यूजर अकाउंट को, है ना, इन्वेस्टिगेशन के बाद, है ना। और रिपोर्ट किया, मतलब जो रिपोर्ट्स आई, इन्वेस्टिगेशन किया गया उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज के खिलाफ, तो उसको ऑलरेडी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है ना। जो उनकी पॉलिसीज को वायलेट करने वाले कोई भी प्रावधान होते हैं तो उसके संदर्भ में वो उनको क्या कर देते हैं, वहां से सस्पेंड कर देते। लेकिन भैया उनके बारे में जानकारी तो आवश्यक है कि ऐसा किसने किया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वापस से वो दोबारा कर सकते हैं इस तरीके का क्राइम, है ना। इसमें थोड़ी समस्या भी है, आप साइबर वाले में देखेंगे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है तो बड़ी समस्या होती है, जहां से आपका सोर्स का पता करना है यहाँ पर आज भी जो है टेढ़ी खीर है। इसके बाद कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अभी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेशन किया है इसका, ठीक है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने लॉन्च किया है कि स्कॉलरशिप स्कीम जिसका वर्थ जो है 10 करोड़ है, ठीक है ना, फॉर द वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सोनल ऑफ द 3 सर्विसेज, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे प्रमुख बिंदु बताया जा रहा है। तो भैया भविष्य में जो अंतरिक्ष विज्ञान है और उपग्रह के संदर्भ में जो डेवलपमेंट है उनमें छात्रों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना। और उसके संदर्भ में क्या हर्डल्स है, क्या चुनौतियां आ रही हैं, तो उसका सामना करने के उद्देश्य से इसका स्थापना वहां पर किया गया है। और ये जो है वहां पर जो आपका छात्र उपग्रह है आपका सीयूसैट जिसको बोला जा रहा है, उसके लिए ये ग्राउंड स्टेशन भी होगा, ठीक है ना। तो ये जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स वो डिजाइन कर रहे हैं एक इन हाउस, उन्होंने नैनो जो है सैटेलाइट डेवलप किया है यहां पर, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन हो जाएगा ये। और जो भी अन्य प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसके अलावा अनुसंधान R&D के लिए भी आपका एक तरीके का ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, जियो स्पेशियल सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि सीयूसैट जो है 75 स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है इसको सैटेलाइट को, जो लॉन्च किया जाएगा आपका 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन, है ना, 2022 को। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसी के साथ 13 ऐसे इंस्टीट्यूट्स में शामिल हो जाएगा जिसका अपना खुद का सैटेलाइट है ना, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया सीमावर्ती क्षेत्र में यह आपका पहला क्षेत्र होगा आपका, ठीक है। तो जैसे IIT कानपुर है, IIT बॉम्बे है ना, उसके बाद ये भी जो है उन 13 की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब इसमें जो है आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे 75 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अंडर द गाइडेंस ऑफ एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट। तो भैया जो एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट है उन्हीं के अंतर्गत काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके लॉन्च के साथ पंजाब जो पहला फर्स्ट बॉर्डर स्टेट हो जाएगा आपका, है ना, जिसका अपना सैटेलाइट है ना, किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अब ये जो है आपका लॉन्च किया जाएगा नैनो सैटेलाइट, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कंट्री के संदर्भ में भी, है ना, जो अपना स्पेस टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है उसके संदर्भ में। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, किससे रिलेटेड, जो बॉर्डर इंट्रूजन है आपका, है ना, डिटेक्शन के संदर्भ में, एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग, नेचुरल डिजास्टर के संदर्भ में जो आपका फोरकास्टिंग होता है, तो इन सब डोमेन में जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो गया, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है हम वहां पर शॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है जो आपका ये GCS है वो हेल्प करेगा डेवलप करने में सैटेलाइट रिसर्च फैसिलिटीज और लॉन्च करने में सैटेलाइट्स को किस कंट्रीज में जिनके पास अपनी डेवलप्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो उनको भी हम वहां पर हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, यहाँ पर ये रिलेटेड है MCQ से। तो जो पहला MCQ है काजीरंगा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, एनवायरमेंट के एस्पेक्ट से। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये भैया उड़ीसा में अवस्थित है, गोलघाट, और जो आपका नौगांव डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल गलत है, ये असम में है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो आपके क्या है एवी फॉनल जो आपके स्पीसीज है। दूसरा बिल्कुल ठीक है आपका। और किसके किसके लिए फेमस है आपका काजीरंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना। नेशनल पार्क भी है क्या, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल के रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा हमेशा के लिए एनवायरमेंट में। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है कि ये जो है आपका यहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वाइल्ड वाटर बुफेलो की, है ना, जो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के 57% जो है परसेंट को जो है वो वहां पर अकाउंट करती है। दुनिया की आबादी का लगभग 57% जो है यहाँ पर निवास रहते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
2 and 3 ओनली, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो है आपका फ्रेम किया गया है, ये भी इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है उससे रिलेटेड है, बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि यहाँ पर पेरिनियल जो आपकी रिवर है इंद्रावती, वो फॉर्म करती है इसकी बाउंड्री इस रिजर्व की, है ना, नदर्न और वेस्टर्न साइड में, बिल्कुल ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी साइड में, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये आपका एक तरीके का आवास है यहाँ पर, वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द इंडेंजर्ड वाइल्ड वाटर बुफेलो, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि लोकेटेड है भैया बीजापुर में, बीजापुर कर्नाटक चले गए, बिल्कुल आंध्र प्रदेश चले गए, बिल्कुल गलत है ये आपका, बीजापुर आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत है, ये आपका कहां पर हो जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है भाई साहब। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आपका ओनली 1 and 2 हो जाएगा, ए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।